अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट के हवाले से कि इसके क्या जो है कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा रहे हैं और अब तक क्या हुआ है इसकी वजह से, और इसको ओवरऑल कुछ ओवरव्यू भी करेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे सिंध हाई कोर्ट के हवाले से जो स्टे ऑर्डर उन्होंने दिया है गैर कानूनी तजावुज़ात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके क्या फर्दर रीज़न्स हैं और क्या सिनेरियो हो रहा है इस वक्त। नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें खाकान अब्बासी साहब के ऊपर हमें याद है कि LNG स्कैंडल की गुफ्तगू होती थी, वो क्या था और वो नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट की वजह से किस तरीके से वो सारा सिनेरियो अफेक्ट हुआ, इसके ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें कितनी सदाकत है ये भी देखेंगे। जरदाई के ऊपर जो फेक जो अकाउंट केसेस की गुफ्तगू होती थी उसके ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये भी अफेक्ट हो रहे हैं, क्या पिटिशन उन्होंने दायर किया है और नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट के हवाले से किस तरीके से रिलीफ जो लोगों को है रिलीफ मिल रहा है। साथ ही साथ सब सेक्शन जो 2 है नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट का, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म हमने देखा, लेकिन साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसको जस्टिफाई करती है अगले सेक्शन से। इसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है और कैसे गलत है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सैयद आदिल गिलानी साहब। प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, प्रोग्राम में सबसे पहले नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट 2021 के हवाले से बता दीजिए। जरदाई साहब और खाकान अब्बासी साहब के हवाले से क्या पिटिशन है, क्या सदाकत है इसमें? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट जो 7 अक्टूबर 2021 को आया है, इसके तहत कई केसेस जो हैं वो नैब ऑर्डिनेंस के परव्यू से बाहर ऑटोमेटिकली कर दिए गए हैं। 7 अक्टूबर के बाद वो सारे केसेस जो नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत चल रहे थे, उसमें जो केसेस इसके अंदर एग्जाम किए हैं उसमें पूरी लिस्ट मौजूद है। और उस लिस्ट के तहत जो है आसिफ जरदारी साहब के वकील ने कहा है कि जो इनका फेक अकाउंट केस है उसमें 8 अरब रुपये के ऊपर इनके इसमें एक्चुअली ये पर्टिकुलर केस तो है, एक मकान है इनका वहाँ पे क्लिफ्टन में, 15 करोड़ रुपए की उसके उन्होंने ख़रीदा था और उस पर उसके ऊपर बनाया था कि ये पैसा रिश्वत का है। और वो केस पे उनके कोर्ट में अकाउंटली कोर्ट के अंदर इन्होंने केस फाइल किया है कि भाई ये नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो सेक्शन 2 के तहत जो है ये ख़त्म हो गया है। तो अकाउंटली कोर्ट के जज ने जो है उसकी रिजेक्ट कर दी अपील को। वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल उनको कहा, ऑर्डर दिया कि ये जो केस है इसकी फ्रेम चार्ज करना था करप्शन का, वो बैन कर दिया कि आप नहीं करें जब तक कि इसकी अपील का फ़ैसला नहीं होता। इनकी अपील क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इनकी अपील बड़े सिंपल है कि नैब ऑर्डिनेंस 2021 के आने के बाद जो है वो लिखा हुआ है नैब ऑर्डिनेंस में, इनकी अपील के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई है कि सेकंड अमेंडमेंट के तहत जो है वो सारे टैक्सेशन के मैटर जो हैं वो नैब के परव्यू से बाहर हो गए, जिसमें कि इनकम टैक्स है, उसमें एक्साइज टैक्स है, कोई और टैक्स है। तो टैक्सेशन के मैटर, स्टेट बैंक का टैक्स है, प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, एग्रीकल्चर टैक्स है, वो नैब अब नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट टू प्राइवेट डील पे नहीं कर सकते और उसके तहत उन्होंने क्यों कहा है कि गलत है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी अपील पे फैसला नहीं किया मगर स्टे ऑर्डर दे दिया है उनको अकाउंटली कोर्ट को कि आप इसका जो है अभी चार्ज नहीं फ्रेम करें जब तक कि इसका फैसला नहीं होता। नैब को बुला लिया कि इसका जवाब दें। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर नैब ऑर्डिनेंस में जो चीज़ें आई हैं, हमने पिछली दफ़ा बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और आज की रिपोर्ट ये है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब जो है इस वक्त 29 अक्टूबर है और इस 22 दिन के अंदर कोई 126 केसेस जो है ख़त्म होने की अपीलें दायर हो चुकी हैं मुख्तलिफ अकाउंटली कोर्ट में पाकिस्तान के। तो इसके जो मेन आपको मैं बताऊं कि नैब ऑर्डिनेंस, ये आप स्लाइड में देख रहे हैं कि ये जो इसका नैब ऑर्डिनेंस का जो मेन इशू है वो ये है 2000 सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 का कि इसमें लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग पर्सन, कि मतलब जो ऑर्डिनेंस है नैब ऑर्डिनेंस 1999 जी इन पर लागू वो नहीं होगा, इन पे लागू नहीं होगा इस दिन से, राइट फ्रॉम दिस डे। जी सर, तमाम सारे इदारे आ गए ऑलमोस्ट इसमें। तो नहीं, सारे नहीं आ गए ना ऑलमोस्ट। देखिए स्टेट बैंक है और इसमें CCI NFC। जी मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे केसेस ख़त्म हो रहे हैं कि इसमें पहला जो है इनकम टैक्स का जो है जिसमें
केसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब वो इनकम टैक्स के केसेस ख़त्म होने की वजह जो है से ये हुआ है कि जो टैक्सेशन के मैटर्स हैं वो इसके अंदर लागू नहीं होंगे। टैक्सेशन के मैटर में आप देखें स्लाइड चल रही है, इसके अंदर नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि एसेट बियॉन्ड मीन्स, जिसके वो आप पैसे जो है आपने कहाँ से कमाए, उस पर टैक्स दिए नहीं दिए, वो भी इसके तहत जो है वो एग्जेम्प्ट हो गए हैं। उन पे वो सारे केसेस जो हैं वो SECP में चलेंगे या FBR में चलेंगे अगर कुछ है, या स्टेट बैंक में चलेंगे या एक्साइज डिपार्टमेंट में चलेंगे। और ये इसकी जो है एसेट बियॉन्ड मीन्स के जो केसेस हैं वो एक ऑर्डिनेंस आया था बेनामी एसेट का जो है 2016 में नवाज शरीफ के ज़माने में। उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है ये बेनामी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो कन्फिस्केट करने का ऑर्डिनेंस था। 2019 रूल बनाए कि ये इसकी जो एसेट बियॉन्ड मीन्स की जो बॉडी है वो है FBR। FBR के तहत जो है वो सेक्शन डिफरेंट सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के, उसके तहत वो चलेंगे। फिर यहाँ पर जो है इसके अंदर अब नैब जो है वो इनकम टैक्स के कोई केसेस जो है अब नहीं चला सकता। पहली चीज़ तो ये। दूसरा जो है स्टेट बैंक के ऊपर भी कोई केस नहीं चल सकता। स्टेट बैंक का कोई भी चीज़ है वो करप्शन की डेफिनेशन में नहीं आता, नैब ऑर्डिनेंस उस पर लागू नहीं हो सकता। सर लेकिन वो जो सब सेक्शन नीचे उसके बाद आगे चलते हैं उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स और पार्लियामेंट के मेंबरान क्या है। पार्लियामेंट के मेंबरान ने जो डिसीजन लिए हैं कमेटियों ने वो भी इससे फ्री हो गए। फिर उसके आगे आता है ब्यूरोक्रेट्स ने अगर कोई डिसीजन लिए हैं और उसमें उन्होंने अगर कोई पैसा खाया है, अगर वो डिसीजन में गलत हुआ, नुकसान हो गया, करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया, मगर ब्यूरोक्रेट ने डायरेक्टली कोई पैसा नहीं लिया, इनडायरेक्टली कोई पैसा नहीं लिया, तो वो उसके केस उसके ऊपर नैब ऑर्डिनेंस नहीं लगता। इसी के तहत जो है ये ऑर्डिनेंस जो आया है 2021 का, 2019 में भी आया था, उसमें चेंज ये किया है कि उसके अंदर सिर्फ ब्यूरोक्रेट के लिए था, इसके अंदर उन्होंने ब्यूरोक्रेट के साथ जो है वो एडवाइज़र्स को भी डाल दिया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर नैब ने जो है वो वकीलों को बना दिया था अक्यूज़, कंसल्टेंट को अक्यूज़ बना दिया है जो एडवाइस देते हैं। तो एडवाइज़र का डाला है कि एडवाइज़र की भी अगर उसमें लिखा होगा, बड़ा सिंपल लिखा हुआ है कि प्रोसीजरल लैप्सेस ऑफ एनी पब्लिक ऑफिसर ऑन द गवर्नमेंट वर्क्स और एडवाइस रिपोर्ट और ओपिनियन रेंडर्ड और गिवन बाय पब्लिक ऑफिस होल्डर, ये तो गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए, और एनी अदर पर्सन इन कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी। तो इन कोर्स ऑफ ड्यूटी जो होती है वो जब पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो गवर्नमेंट के हैं, वो अपॉइंट करते हैं कंसल्टेंट को, वो रिटेनर को अपॉइंट करते हैं, वो लॉयर्स को अपॉइंट करते हैं, वो उनसे लीगल ओपिनियन देते हैं कि हाँ ये इसको अवार्ड आप कर सकते हैं, अवार्ड कर देते हैं, तो वो अक्यूज़ नहीं होंगे। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है इस क्लॉज ई के तहत क्लॉज ई के तहत जो है वो सारे वकील जो हैं उनकी एडवाइजरी जो है वो नैब के परिव्यू से बाहर हो गई हैं, सारे कंसल्टेंट की एडवाइजरी परिव्यू से बाहर हो गई है। तो दिस इज इट। और इसी के तहत जो है ये पूरा का पूरा केसेस जो फाइल हुए हैं, ये 130 केसेस हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स हो जाएगा 4 महीने बाद, या तो या ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सर नीचे लेकिन जो सेक्शन 3 है वो उसको आप कैसे देखते हैं, यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, वो सारा हो गया, ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। तो लैप्स होने के बाद भी जिन्होंने 130 अपीलें फाइल हो चुकी हैं या और जो भी होंगी, वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 264 जो है वो ये अपीलें जो हैं ये जायज़ होंगी और इनको रिलीफ मिल जाएगा। तो यानी सर दूसरा एनआरओ मिल जाएगा? नहीं, मिल गया है। अच्छा। मिल जाएगा, मिल गया है इसके अंदर। और ये ऐसे ही हुआ था कि 2019 में जब ऑर्डिनेंस आया था तो शाहिद खाकान अब्बासी और उसके रेंडल पावर के 3 केसेस फाइल हुए थे, और 3 केस के अंदर 2 केस का फैसला तो हो गया था कि ठीक है उन्होंने पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया तो उनको फ्री कर दिया। तीसरा केस साहिवाल का आया था, साहिवाल पावर प्रोजेक्ट का, तो वो नैब ने कहा कि ये ऑर्डिनेंस तो लैप्स हो गया है। तो जज ने बताया, उस जज से बड़े मशहूर बशीर जज का जजमेंट है कि लैप्स हो गया, मगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लॉ, अगर ये ऑर्डिनेंस पे इन्होंने अपील कर दी है और इनके ऊपर वो लॉ के हिसाब से कोई करप्शन चार्ज नहीं है, तो उनका जजमेंट आया कि इसके अंदर भी फ्री हो गए। तो ये 130 जितने भी आ गए हैं जिन्होंने अपील कर दी है वो उसमें फ्री हो जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 264 में लिखा हुआ है, वेयर द लॉ इज रिपील्ड और इज डीम्ड टू हैव बीन रिपील्ड बाय अंडर or by virtue of any constitution or
appeal, they shall not accept otherwise provide in the Constitution, affect any right, privilege, obligation or liability acquired, incurred during the pendency of that law. तो वो लॉ जब तक चलता रहा, अभी लॉ जो है 7 अक्टूबर से अगर तब तक ये रिपील नहीं होता या ख़त्म नहीं होता, तो ये सारे लॉ बाद में भी इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। इस लॉ के तहत जो है चेयरमैन नैब की नौकरी जो है वो 8 तारीख को ख़त्म हो गई थी अकॉर्डिंग टू 1999 के नैब के, मगर इसके तहत जो है चेयरमैन नैब जो है विल नॉट हैंड ओवर द चार्ज, ही विल कंटिन्यू टिल ही हैंड ओवर द चार्ज टू द नेक्स्ट चेयरमैन। ठीक है सर, तो वो काम कर रहे हैं, वो इस वक्त काम कर रहे हैं, वो इसी ऑर्डिनेंस के तहत काम कर रहे हैं। ठीक है सर, एक ब्रेक लेना, इसके बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट के हवाले से क्या स्टे ऑर्डर का मामला है और तजावुज़ात का जो मामला है कराची में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आज के ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट के हवाले से। इस पे गिलानी साहब कहते हैं कि 126 से ज़ायद जो है केसेस आ चुके हैं और उनकी यही जो है इसमें दरख्वास्त है कि उनको नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट के तहत जो है तमाम तर केसेस से बरी ज़मा करार दे दिया जाए। अगर ये जो है हो जाता है तो फिर कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे मुल्क के ऊपर, मुल्क के कानून के ऊपर, इसके ऊपर हमने कुछ गुफ्तगू की साथ ही साथ ये भी कहना है गिलानी साहब का कि खाकान अब्बासी साहब के जो केसेस थे और जरदाई साहब का, उसमें भी एनआरओ मिलने नहीं वाला, मिल चुका है ऑलरेडी। और यही ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो कहती हैं कि हमें एनआरओ नहीं चाहिए और एप्लीकेशंस और पिटिशंस हम देख रहे हैं। अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे सिंध हाई कोर्ट के हवाले से। सर, सिंध हाई कोर्ट का क्या मामला है स्टे ऑर्डर का और बहुत सारी इंटाइटीज़ हैं, क्या है ये ज़रा बता दीजिए। देखिए, मैं आपको पहली चीज़ ये बता दूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 1947 से जो करप्शन शुरू हुई है और आज अपने अरूज पर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीनों की रियल एस्टेट के कारोबार पे है। इलीगल लीगल हर चीज़ का उसका चलता चला आ रहा है। तो उसकी वजह से आज जो है जो ज़ीरो लेवल के लोग थे, जिनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई बिजनेस था, वो खरापती हैं, माँ खरापती हैं, सारी चीज़ें। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है 2011 से, जिसमें कि वो उन्होंने कई चीज़ें, बिल्डिंगें जो हैं वो इलीगल डिक्लेयर की हैं और उसके हिसाब से नेस्ला टावर का भी मसला चल रहा है, ये तसूरी हाइट का भी मसला चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे तसूरी हाइट का भी ऑर्डर दिया गया है कि इसको तोड़ दिया जाए। तो इसमें सिंध हाई कोर्ट के अंदर 7 पाकिस्तानी बंदों ने एक पिटिशन फाइल की और वह सूट 2021 में कि ये जो समंदर से ज़मीन निकाल के और उस पर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये गैर कानूनी है और गैर कानूनी के अंदर जो है इसको रोका जाए। और वो यानी अबाउट 26 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने उसको कहा कि इसको रोका जाए। इसके अंदर DHA के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें KPT के प्रोजेक्ट्स हैं, पॉडकास्टिंग के प्रोजेक्ट हैं, सिविल एविएशन के हैं, उसके अंदर एयरफोर्स के हैं, सारे के सारे। सिंध हाई कोर्ट ने ये इसका फ़ैसला जो है रूट नंबर 213 और 2021 का जो है वो 22 तारीख को जो है इसका फ़ैसला दिया कि ये सारी की सारी जो ज़मीनें हैं, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटी है, और इसको जो है वो उन्होंने इमीडिएटली एक अपॉइंट किया सर्वेयर कोर्ट का कि उसको कहा, पिटिशनर को कहा कि इनको आप दें 1 लाख रुपए। वो जाके सर्वे करके आए कि ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। फिर उन्होंने हाई कोर्ट ने दूसरा एक ओशनोग्राफी का कहा कि ये 75,000 रुपये, वो भी इसके पिटिशनर में से किसी से कहा कि आप उनको दें। ओशनोग्राफी वाले अपनी हिस्ट्री करके बताएं कि ये रिक्लेमेशन जो है कहाँ कहाँ हुई है। अब इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि बैकग्राउंड ये है कि यानी यहाँ पर बहुत ही एक अजीब सी माहौल चल रहा है कराची में, ख़ास करके ज़मीनों के ऊपर जो है सारे इदारे जो हैं अपना हक बताते हैं और उसको इलीगल यूज़ करते हैं। लीगल इलीगल का जो है वो सारी कोर्ट डिसाइड करती है, मगर इलीगल चीज़ें लोग कहते हैं कि ये अभी बन रही होती है तो उसको रोका क्यों नहीं जा सकता। हमें पता है कि एक बिल्डिंग बन रही थी नहर ख़याम पे जो कि इलीगल थी, नहर ख़याम के बीच में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2014 में उसको रिपोर्ट किया और नैब को रिपोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट को किया कि इलीगल है। उस इलीगल के ऊपर जो है नैब ने कोई एक्शन नहीं लिया।
वो इस इलीगल के ऊपर जो है सिंध गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, और वो इलीगल बिल्डिंग जो है वो उस वक्त ज़ीरो पे थी। वो बननी शुरू हुई जब 6 फ्लोर बने 2017 में आगे सुप्रीम कोर्ट में इसी केस के अंदर जस्टिस गुलजार ने उसका एक्शन लिया और उसके कागजात मंगवाए, नैब से मंगवाए, सब ने कहा तो इलीगल था, वो बिल्डिंग तोड़वा दी गई। इत्तेफाक से वो बिल्डिंग जो है वो सिर्फ आधी बनी थी और 14 स्टोरी थी, 4 स्टोरी बनी थी, तो इसलिए वो बच गए। तसूरी हाइट के अंदर भी यही है कि वो ज़मीन जो है तसूरी हाइट जो बिल्डिंग है ये रेलवे की ज़मीन है। 1964 में यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पाक कराची का शिफ्ट होना था, वो पूरा का पूरा सिंध गवर्नमेंट को रेलवे को देनी पड़ी, और फेडरल गवर्नमेंट ने दी उसकी, और वो उसके जलानी स्टेशन भी है। वो फिर होते होते टाइम एंड बार होके अभी हाल में 2020 में या 2010 के अंदर जो है वो तसूरी ने वो प्लॉट लेके वहाँ पे बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। वो रेलवे ने कहा ये तो हमारे ज़मीन है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलता रहा। वो कागजात दिखाए उसने कि ये कागजात जो हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हैं, ये अलॉटमेंट है, ये KBC का है। तो उसके अंदर ये प्रूव हुआ कि ये सारे कागजात जाली बने हुए हैं, और जाली नहीं है, जाली कागजात सही है, मगर वहाँ का जो मंजूर काका था वो खा के पैसे उसने दे दिया, रिश्वत से हुआ। तो उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें तोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये 2 हफ्ते के अंदर बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। उसके लिए बड़े बड़े वकील आए, उन्होंने कल भी चला था, आज भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है कि 2 हफ्ते की जगह 4 हफ्ते कर दें, मगर ये बिल्डिंग तोड़ दी जाए। तो ये इसका चीज़ ये है कि जो अभी जो केस चल रहा है ये वाला जो हाई कोर्ट ने दिया है, उसके बारे में आपको बताऊं कि ये 2007 के अंदर कराची पोर्ट ट्रस्ट ने क्लिफ्टन बीच पे एक पाकिस्तान टावर बनाने का जो है प्रोजेक्ट बनाया था 1947। उस वक्त के जो वहाँ पे KPD के मिनिस्टर चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि 1947 हम यहाँ पे बनाएंगे, 1947 हाइट का यौम आज़ादी को। तो उसका टेंडर दिया, टेंडर में ऐसे दिया था कि ये आप इसके ऊपर 250 एकड़ बीच है और इसके ऊपर आप बनाएं, और 50 एकड़ के ऊपर ये टावर बनाएंगे, और बाकी 200 एकड़ को आप बेच के उसके पैसे से बनाएं तो फ्री होगा। वो टेंडर हो गया, अवार्ड हो गया एक पार्टी को। वो पार्टी जो थी वो आरिफ हबीब पार्टी थी। उसके बाद उसकी कंप्लेन हुई, दूसरी पार्टी ने मुशर्रफ को कंप्लेन की, प्रेसिडेंट को। फिर मुशर्रफ ने कहा मिनिस्टर से कि आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से इसकी इंक्वायरी कराएं। उनको हमारे पास लेटर आया, आप लेटर देखे होंगे 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग का, कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करके हमने बताया कि ये ज़मीन जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये वायलेशन ऑफ रूल्स है। कॉन्ट्रैक्ट में अवार्ड होने के ज़मीन के था कि हम 250 एकड़ देंगे और 250 पे आप बनाएंगे, आप अपना प्रोजेक्ट जो भी इसके अंदर ज़्यादा यानी बिल्डिंग अच्छी बना के देगा उसको अवार्ड कर देंगे। तो उसमें इन्होंने अच्छी बिल्डिंग बना के उनको अवार्ड कर दिया, मगर दोनों प्रपोजल में फ़र्क ये था कि जिस पार्टी ने कंप्लेन की थी उसने सिर्फ 250 एकड़ पे ही बनाया था, और उसने उससे कहा था मैं दूंगा। इन्होंने 350 एकड़ मांग लिया था। अच्छा। 100 एकड़ ज़्यादा मांगा था, तो वो इससे मतलब वो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। फिर 2016 में ये ज़मीन जो है ये सिंध गवर्नमेंट ने 2014 में ये अलॉट कर दी KMC को, और KMC ने टेंडर दे दिया कि ये बिल्डर इसके अंदर आके प्रोजेक्ट में हिस्सा ले। उस बिल्डर के लिए, वो बिल्डर बड़ा मशहूर बिल्डर है पाकिस्तान का, हर आदमी जानता है कौन है। सरदारी साहब के दोस्त हैं, नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, इमरान खान का साहब के दोस्त हैं, सब कुछ है। तो उसके अंदर उनको बड़ा रिलीफ ऐड आया था, उसका ऐड उसका आया था। उसके ऐड की इस वक्त मेरे पास कॉपी नहीं है। वो ऐड ये था कि इसके अंदर वो बिल्डर आ सकते हैं जिन्होंने पिछले 3 साल में हर साल 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट किया हो, और उनके जो है 20 अरब रुपए की वर्थ हो। तो एक ही बिल्डर पाकिस्तान में था। उसके जब आया तो उसको हमने उठाया केस TI पाकिस्तान ने, और लिखा कि ये सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन ही नहीं है, ये ज़मीन KPD की है। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ, और ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सुमोटो केस में हमारे इसके अपील को लिया और स्टे ऑर्डर दिया, और फिर ये सिंध गवर्नमेंट ने कैंसिल किया पूरा का पूरा। उसी पे अंदर एक 4 एकड़ 5 एकड़ का प्लॉट जो है वो अलॉट कर दिया था गवर्नमेंट ने दैबिस यूनिवर्सिटी को। उस दैबिस यूनिवर्सिटी का प्लॉट कैंसिल नहीं हुआ, उस पर नैब का रेफरेंस फाइल है। तो अब जो सर उसकी क्या प्रोसीडिंग्स हैं? नैब का रेफरेंस फाइल हुआ उसके ऊपर, और कोई डेवलपमेंट नहीं, मगर उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं है, वो बंद हो गई। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं ये सारे रुक गए हैं। अभी कल ही अखबार के अंदर एक चल रहा था, सोशल मीडिया में, इनका जो वो है वकील हैं, बड़े मशहूर वकील हैं, उनका ऐड आया था कि ये सारे 28 प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब उसमें ईमार का प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, उसके अंदर मेरीना हाइट्स का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और शादी हो रही है, शादी घरों में हो रहा है, ये सारा गोल्फ क्लब है, ये सारे।
तो उसने कहा कि ये लोग इसको शादियां बंद कर दें यहाँ पे, ये इलीगल हो रही हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, ये बड़ा ऐड दिया है। तो इसके अंदर जो है अब देखिए इम्तियाज़ स्टोर, अब इम्तियाज़ स्टोर जो है वो एक वहाँ पे पार्क है दमदमा पे, वो वॉकिंग का पार्क था, उसके अंदर एक उन्होंने बिल्डिंग बना दी और बिल्डिंग बना के जो है वो इम्तियाज़ स्टोर को दे दी कमर्शियल की। ये काम नहीं है इदारों का, इंस्टीट्यूशन का काम नहीं। एक DHA जो बना था, DHA बना था अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग प्लॉट टू आर्मी ऑफिसर्स, वो आर्मी ऑफिसर निकल के अब कमर्शियल पे आ गया, कमर्शियल पे आके अब उसको ज़मीन जो दी गई थी वो सिर्फ आर्मी के शोधाओं को देने के लिए, DHA सिटी का भी यही है, मगर यहाँ पे होते होते ये इतना लेवल आ गया है, तो ये इसकी वजह से ये सारे के सारे अब प्रोजेक्ट जो है वो यानी अकॉर्डिंग टू जो एड जो आया हुआ है अखबार में आपने देखा होगा कि ये सब कंटेम्प्ट है, शादी करना भी कंटेम्प्ट है इन जगहों पे, और शादी घर बनाना भी, बिल्डिंग बनाना भी, या कंस्ट्रक्शन सब रुक जानी चाहिए। ठीक है सर, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेना आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे सिंध हाई कोर्ट के हवाले से, और इस बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन गिलानी साहब ने ऐड की। गिलानी साहब, आप गैर कानूनी तजावुज़ात के ऊपर भी गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैं ये बता रहा था कि इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए हैं, ये एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिफेंस अथॉरिटी क्री क्लब को उन्होंने चैलेंज कर दिया है, इन्होंने जो है वो सारी शादी घरों को कर दिया है, पूरा मलिक कैंटोनमेंट को कर दिया है, सिविल एविएशन एयरपोर्ट पे कुछ 10 शादी घर हैं उनको कर दिया है। अच्छा, डुप्लीकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल पूछा सिविल एविएशन से, बुला के आपकी शादी घरों तक नहीं है, तो ये भी मतलब पर्जरी कर रहे हैं, कोर्ट में आके गलत बयान देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ देते हैं, हाई कोर्ट में कुछ है। और DHA वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट जो हैं, कुछ 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो समुंदर के, इस पर मैं आपको बताऊं कि जो मेन चीज़ है ये इस कोर्ट के अंदर जो है आएगी कि 2007 में कराची का बना था ये स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020, 2007 में बना था ये, जब मुस्तफ़ा कमाल थे और उस वक्त ECIL को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मास्टर प्लान ग्रुप ने इसको बनाया था। और ये फिर सिंध के पूरे कराची के जो उसमें 7 इदारे हैं, सिर्फ KDA नहीं है, इसमें KMC भी है, इसके अंदर कंटोनमेंट बोर्ड भी 4 हैं, डिग रोड का है, मनोड़ा का है, फिर पोर्ट कासिम आता है, इसके अंदर KPT आता है, ये सारे उसके हिसाब से उन्होंने उसका मास्टर प्लान था कि कराची अब कैसे डेवलप होगा। तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ये मास्टर प्लान की जो है ये पूरी कॉपी है, और ये कुछ 200 सफ़े का है, ये वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं कि इसमें देखा था कि प्रिपेयर्ड by Master Plan Group Office of City District Government Karachi in association with Messrs ECIL, PEDCO and EECOM International Consultant। इस पर कोई करोड़ों रुपए फीस भी दी गई थी। अब इसके अंदर आपको मैं ये बताऊं कि जो बड़ा क्लियर कट इन्होंने वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट है, समुंदर में क्या होना है, समुंदर के अंदर जो है ज़मीन की रिकवरी जो है वो इन्होंने बैन कर दी है इस प्रोजेक्ट के तहत, कि समुंदर की ज़मीन जो है वो सी शोर जो है दैट विल नॉट बी रिक्लेम्ड विदाउट सर्टेन कंडीशंस, और जितना सी शोर है वो प्राइवेट एक्सेस का होना चाहिए। ठीक, ये नहीं हो सकता जैसे ईमार बना है, ईमार ने कोई 1 मील का जो समुंदर है वो प्राइवेट कर लिया, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, ये इलीगल है। ईमार का पब्लिक प्रॉपर्टी है सर, इट इज़ अ पब्लिक एक्सेस लॉ है, KDA के रूल्स के हिसाब से भी गलत है, इस रूल के हिसाब से भी गलत है। और यही चीज़ जो है आगे क्रीक मेरीना बन रहा है, उससे भी समुंदर के ऊपर ले लिया है, तो और उसके आगे और भी इनके 2-4 रेस्टोरेंट बने हैं उनमें भी, तो ये गलत है। सर ये हो आप कैसे रहा है? देखेंगे कि क्लिफ्ट इनके जो है यानी KDA ने KPT ने और DHA ने रिक्लेमेशन की, KPT ने रिक्लेम करके वहाँ पे डी वाटर पोर्ट बनाया है क्लिफ्टन ब्लॉक के 1 पे, और DHA ने साहिल का एरिया डेवलप किया और इसको आगे समुद्र में ले गए। तो बीच का एरिया आप देखेंगे जो सी व्यू समुद्र के जो सी रोड है, सी व्यू की रोड है पूरी की पूरी क्लिफ्टन की, और की उसके आगे ज़मीन जो है वो ऑटोमेटिकली रिक्लेम हो गई है 2 किलोमीटर, वो टोटल इलीगल है। तो उसके लिए इसके अंदर ये दिया हुआ था, जो मैं आपको सेक्शन बता रहा हूँ 4.6.4 स्पोर्ट्स एंड कल्चरल, ये रिस्ट्रिक्शन थी इस मास्टर प्लान के तहत के द मेन प्रपोजल इज दैट डेवलप एंड मेंटेन अ 150 मीटर वाइड रिक्रिएशन बेल्ट along the beach front, 150 मीटर
150 मीटर का मतलब हो जाता है ये तकरीबन 3 से मल्टीप्लाई करें 1000 फुट तक जो है ये बीच जो है वो फ्री होनी चाहिए। और उसके पीछे अगर बने तो ये कोई खेलों के लिए बने, वाटर स्पोर्ट्स का बने, डिज्नी वर्ल्ड बने, इस किस्म का बने, ये चीज़ है। उसके बाद पार्क बने, स्टेडियम बने, प्ले ग्राउंड बने, तो जो मतलब पब्लिक एक्सेस के हो। फिर दूसरा है 4.8 वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट्स कि डेवलपमेंट वाटर फ्रंट में क्या क्या होना है। इसमें है कि आपके रिक्रिएशन कोस्टल की सारी जो है वो पब्लिक एक्सेस होनी चाहिए। इसमें कोई प्राइवेट बीच नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये बीच जो है ये इमारत की अपनी प्राइवेट है, ये क्रिक मरीना की प्राइवेट है, ये फलाने रेस्टोरेंट की प्राइवेट है जी। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि रिक्लेमेशन अलॉन्ग एनी सेक्शन ऑफ सी फ्रंट आइदर बाय ऑन द लैंडवर्ड साइड और इनसाइड द समुंदर शुड नॉट बी डन जी विच विल अफेक्ट द होल सी शोर एंड द हार्बर। जी ये है 4.8 का नंबर 3 पॉइंट है जी। और इसमें इन्होंने दिया था अकॉर्डिंगली नो रिक्लेमेशन वर्क। ये 2007 का है, आप याद रखें 2007 के बाद जो है ये इमार शुरू हुआ है और इमार का टोटल प्रोजेक्ट इसलिए लीगल है। ये कोर्ट इसको कर सकता है कि ये टोटल प्रोजेक्ट सही। तो कॉमन सेंस की बात है, लॉ भी कॉमन सेंस पर ही है कि कैसे तो इसमें ये लिखा हुआ है, बड़ा क्लियरली रिकमेंडेशन है, ऑर्डर्स हैं। और आई नो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग ने 1996 में ऑर्डर दिया था केपीटी को कि कोई रिक्लेमेशन यहाँ पे पूरे सी रोड पे नहीं होगी, ना पोर्ट कासिम करेगा विदाउट हाइड्रोलॉजिक स्टेट्स का अफेक्ट क्या आते हैं। बगैर उसके केपीटी ने भी काम किया, पोर्ट कासिम ने भी ज़मीन इनको दी, रिक्लेमेशन कराई, तो पूरा बीच का सत्यानाश हो गया। इसमें लिखा हुआ था अकॉर्डिंगली नो रिक्लेमेशन वर्क कैन बी अंडरटेकन विदाउट इन डेप्थ हाइड्रोलॉजिकल स्टडी एंड सीक्वेंशियल impact on the harbour region. It is essential that the Karachi Port Trust be associated in the conduct of hydrological studies. ये जो है ये लॉ बना था 2007 में जो कि काउंसिल ऑफ कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पास कर दिया था। मुशर्रफ साहब के ज़माने का तो पास हो गया। इस पे अमल आज हाई कोर्ट ने उठाया है। वो इस स्ट्रेटेजिक प्लान 2020 के तहत जो है वो जब इसके कोर्ट फैसला करेगा तो ये सारे प्रोजेक्ट सी फ्रंट के हैं, ये इनको चेंज करने पड़ेंगे। सही। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, आपको लगता है इनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई देखें ना, नेशनल टावर की कार्रवाई हो रही है तो लोग चीख रहे हैं जी। सब लोग कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। जब उसकी कार्रवाई हो रही थी यहाँ पे इस्लामाबाद के टावर की, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा कि क्यों गलत हो रहा है, उसको तो रेगुलराइज कर दिया। यानी चीज़ ये है कि माफिया जो है ना, ये स्टेट कैप्चर जो है, ये बिल्डर माफिया हो गया, ये बिजनेसमैन माफिया हो गया, इन्होंने लॉ को अपने हिसाब से मोल्ड करवा दिया। अगर ये मैंने आपको बताया कि कई बिल्डिंगें जो है टीआई पाकिस्तान ने एट लोअर स्टेज एक क्लिफ्टन पे टावर है जो उसकी 2 स्टोरी बनी थी और वो इलीगल था, रुकवाने का था। उसका ऑर्डर भी नैब ने इशू कर दिया, इसलिए उसके ऊपर के उस पर सेंक्शन लगा दी थी। वो कोर्ट में जाके स्टे लेके वो टावर जो है वो 24 स्टोरी का कंप्लीट हो गया, भर गया। अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट में तोड़ने का अगर तोड़ेंगे तो सब कहेंगे कि चीफ जस्टिस खराब है, पहले क्यों नहीं लिया। पहले लिया हुआ है एक्शन जी, पहले एक्शन लिए हुए हैं और ये एक्शन जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आता। ये जो पहले एक्शन हुआ मतलब कोर्ट ने कहा एक्शन लेते, कोर्ट स्टे दे देता है। जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि अगर जज ने कोई ऑर्डर गलत दिया है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेट ने गलत दिया है तो नैब पकड़ लेती है, एफआईए पकड़ लेती है, एंटी करप्शन पकड़ लेती है। पॉलिटिशियन ने गलत किया है तो ये पकड़ में आते हैं। अगर जज गलत ऑर्डर देता है और ऑर्डर को जो है वो हाई कोर्ट जो है उसको रिवर्स कर देता है तो जज को कोई सजा नहीं मिलती। सही, आप समझ रहे हैं बात को? जज को सजा नहीं मिलती। हाई कोर्ट ऑर्डर गलत दे देता है, सुप्रीम कोर्ट को रिवर्स कर देता है, हाई कोर्ट की जजेस को सजा नहीं मिलती क्योंकि ये एक उसका प्रीरोगेटिव है। सिर्फ दुनिया में सिर्फ जजेस के पास ही है कि वो फैसला देंगे अपने कॉन्शियस के हिसाब से, एंड दैट विल नॉट बी, और प्रेसिडेंट्स को देखते हुए देंगे जो भी देंगे, मतलब उसके फैसले के ऊपर अगला फैसला आ सकता है मगर उनके ऊपर कोई उसकी रिपरकशन नहीं आ सकते। मतलब दिस इज लॉ और इंटरनेशनल लॉ है कि अगर जज को भी आपने ऐसा कर दिया, उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये जो स्टेट कैप्चर के बिजनेस हैं, जो माफिया है, वो इनको प्रेशराइज करते हैं, कई तरीके प्रेशराइज करने के, और उस पर स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। इसीलिए जो वकील नैब के ऑर्डर आने से पहले जो वकील थे, वकला थे,
उनकी फीसें अगर होती थी 2 लाख 3 लाख पर केस की, अब नैब का केस आ गया तो उनकी 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए फीस होती है। कहते हैं जी केस भी तो आसिम के ऊपर 470 अरब का केस है, तो उसका वकील तो उससे कहेगा मुझे 4 अरब फीस दो, मैं बताऊँगा। हालांकि गलत है ये, वकील का काम वकालत करना है ना। अगर वकालत करने के फीस मतलब वाई फीस का भी हिसाब होना चाहिए। तो अब ये नैब का ऑर्डिनेंस अगर जैसे आ गया है, इसके अंदर बहुत सारे वकला जो है इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं, ठीक, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ठीक है सर। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नैब ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट के क्या रिप्रकशंस है इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की, और क्या क्या हो चुका है और क्या मज़ीद आगे हो सकता है इसके ऊपर भी गुफ्तगू की। सिंध हाई कोर्ट के हवाले से कुछ गुफ्तगू की, और जो प्राइवेटाइजेशन या कमर्शल जो एक पूरा एक प्रोसेस है कमर्शलाइजेशन का, इसके ज़रिए क्या कुछ हो रहा है। बीच जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, और कानून जो है क्लियरली कहता है कि कोई भी इसको प्राइवेट नहीं बना सकता है, कमर्शियल पर्पस के लिए इस तरह यूज़ नहीं कर सकता है कि वो उनकी प्राइवेट एंटाइटी बन जाए। सिर्फ और सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसको अपना प्राइवेट बीच नहीं बनाया जा सकता, अपनी प्राइवेट एंटाइटी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये खुली कानून की जो है खिलाफ वर्जी हो रही है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।